नमस्कार, अचीवर अकेडमी पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज हम लेकर के आए हैं यूपी टेट प्रैक्टिस सेट का हमारा 5वां सेट है। यहाँ पर दूसरा नहीं 5वां होगा। और इससे पहले के 4 सेट अगर आपने ना देखे हो तो जाकर के देख सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पूरा देखिएगा, मात्र 10 मिनट के अंदर हम लोग इस वीडियो को कवर करने वाले हैं सारे क्वेश्चन को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 31। अच्छे चरित्र की प्रमुख विशेषता क्या होती है? अच्छे चरित्र की प्रमुख विशेषता क्या होती है? स्वार्थ होता है, ईर्ष्या होती है, अनुशासनहीनता होती है या फिर सहयोग होता है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा सहयोग, यानी जो कि अच्छे चरित्र की प्रमुख विशेषता होती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 32। यहाँ पर कहा गया सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है, क्योंकि इससे बालक स्वस्थ रहता है, भक्ति करता है, प्रसन्न रहता है या फिर शीघ्र सीखता है। बताना है आपको इसमें से कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बच्चा शीघ्र सीखता है। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 33। यहाँ पर कहा गया जॉन डीवी के अनुसार विद्यालय एक कैसा वातावरण है? तो विशेष वातावरण है, साधारण वातावरण है, तकनीकी वातावरण है या फिर अनौपचारिक वातावरण है। आपको बताना है जॉन डीवी के अनुसार विद्यालय एक कैसा वातावरण है, कैसा एनवायरनमेंट है। तो ये हमारा कौन सा है? साधारण हो जाएगा। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 34। सीखने का स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या है? पहला ऑप्शन है हमारा सीखी हुई चीज़ों को भूलना या फिर केवल याद रखना, या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1% में सीखी हुई बात का दूसरी प्रतिशत में प्रयोग करना, या फिर कुछ ना सीखना। उम्मीद है आप इसका आंसर समझ गए होंगे कौन सा होगा। तो अगर आप जानते हैं तो बताइए कौन सा हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ हो जाएगा हमारा ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का जो सही आंसर हो जाएगा हमारा वो ऑप्शन नंबर सी है, 1% में सीखी हुई बात का दूसरी प्रतिशत में प्रयोग। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 35। यहाँ पर कहा गया मेमोरी का अंग निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है ध्यान रखना। पहला ऑप्शन है हमारा अधिगम, दूसरा है चिंतन, तीसरा है धारणा या फिर पहचान। आपको बताना है कौन सा इसका सही आंसर होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यानी कि चिंतन नहीं है, बाकी सारे हैं। अधिगम, धारणा और पहचान जो है स्मृति के अंग हैं। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 36। वास्तविक स्मृति में कैसे याद किया जाता है? पहला है रट करके, दूसरा है बिना सोचे समझे, या फिर केवल महत्वपूर्ण बिंदुओं को, या फिर क्रमबद्धता से। तो बताइए यहाँ पर सही आंसर कौन सा हो जाएगा। जो वास्तविक स्मृति होती है उसमें जो है सीक्वेंस वाइज यानी कि क्रमबद्धता से चीज़ों को याद किया जाता है। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 37। अब तक आपने वीडियो को लाइक ना किया हो तो कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए अगला हमारा 37 नंबर सामाजिक अध्ययन यानी कि सोशल लर्निंग कहाँ से प्रारंभ होता है? पहला ऑप्शन है हमारा एकांत से, दूसरा है भीड़ से, तीसरा हो जाएगा दूसरे के संपर्क में आने से, या फिर चौथा हो जाएगा पुस्तक से। आपको बताना है कि सोशल लर्निंग कहाँ से प्रारंभ होती है। तो सोशल लर्निंग प्रारंभ होती है दूसरों के संपर्क में आने से। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 38। बालक प्रारंभ में बालक किस प्रकार सीखता है? पहला है हमारा सूझ द्वारा, दूसरा है अनुकरण के द्वारा, या फिर वाद विवाद के द्वारा, या फिर प्रश्न और त्रुटि के द्वारा। बालक प्रारंभ में किस प्रकार सीखता है? तो किस प्रकार सीखता है आप सभी जानते होंगे इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि प्रयत्न और त्रुटि के द्वारा। अगला है प्रश्न नंबर 39 यानी कि रिटेंशन। यहाँ पर कहा गया रिटेंशन किस आयु के पश्चात कम होने लगती है, यानी कि धारण शक्ति जो है एक उम्र के बाद में कम होने लगती है। तो पहला हमारा है 20 वर्ष के बाद में, या फिर 30 या 40 या 50। तो बताइए आप लोग इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो 50 वर्ष के बाद में होता है। रिटेंशन की पावर जो है घटने लगती है। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 40। बुद्धि परीक्षण के क्षेत्र में भारत में सबसे पहले किसने कार्य किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांस है। आपको बताना है यहाँ पर सही आंसर कौन सा हो जाएगा। बुद्धि परीक्षण के क्षेत्र में भारत में सबसे पहले किसने कार्य किया? तो डॉक्टर CH एंड्रयूज ने। ठीक है, ध्यान रखना ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 41। अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम किसने दिया है? डार्विन ने दिया है, मेंडल ने दिया है, पावलोव ने दिया है, या फिर लेमार्क ने दिया है। आपको बताना है इसमें से सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर सही हो जाएगा लेमार्क, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम लेमार्क ने दिया है। अगला देखते हैं यहाँ पर प्रश्न नंबर 42। कोई व्यक्ति समाज में गुणों का प्रदर्शन क्यों करता है? पहला ऑप्शन है हमारा जैसे अन्य व्यक्ति चाहते हैं, या फिर केवल अपने फायदे के लिए, या ऑप्शन नंबर सी हो सकता है डर के कारण, या फिर ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। कोई व्यक्ति समाज में गुणों का प्रदर्शन क्यों करता है? तो वो इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, यानी हमारा डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 43। बुद्धि को अमूर्त विचारों के संबंध में सोचने की योग्यता किसने कहा है? बुद्धि को अमूर्त विचारों के संबंध में सोचने की योग्यता किसने कहा है? टर्मन ने कहा है, वर्ड्सवर्थ ने कहा है, गेट्स ने कहा है, या फिर पिनिट ने कहा है। आपको बताना है यहाँ पर कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर सही हो जाएगा टर्मन ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अमूर्त विचारों के संबंध में सोचने की योग्यता किसने कही? टर्मन ने कही। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 44। यहाँ पर कहा गया प्रोजेक्शन यानी कि प्रक्षेपण की व्याख्या किस उदाहरण से होती है? अपनी गलती मानना, एक बेईमान श्रमिक दूसरे को बेईमान बताता है, या फिर दूसरे की सहायता करना, या फिर शांत रहना। प्रोजेक्शन की व्याख्या कौन करता है? तो यहाँ पर जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक बेईमान जो है श्रमिक दूसरे को बेईमान बताता है। ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अगला है प्रश्न नंबर 45। मानव व्यवहार में परिवर्तन किस पर निर्भर करता है? आयु पर, पैसा पर, कद पर, या क्षेत्र पर? जो ह्यूमन का नेचर है वो किस बात पर निर्भर करता है?
तो ये मैटर करता है उसकी आयु पर। बच्चा छोटा है तो अलग तरीके से बिहेव करता है, एडोलसेंस की एज में तो ज़्यादा अलग तरीके से करता है, और मैच्योराइजेशन की एज में वो थोड़ा अलग तरीके से बिहेव करता है। तो जो बिहेवियर है उसका अलग अलग एज के ऊपर डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 46। वह मापन विधि जिसमें प्रश्नों की कठिनाई बढ़ जाती है तथा समय की पाबंदी नहीं होती है कहलाती है क्या? गति परीक्षण, शक्ति परीक्षण या मौखिक परीक्षण या फिर निदानात्मक परीक्षण। आपको बताना है वह मापन विधि जिसमें प्रश्नों की कठिनाई क्या हो जाती है, बढ़ जाती है और समय की पाबंदी नहीं होती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? ये हमारा होता है शक्ति परीक्षण। अगला है प्रश्न नंबर 47। समाज मनोवैज्ञानिक किसका अध्ययन जो समाज मनोवैज्ञानिक है वो किसका अध्ययन करते हैं? समूह के रूप का, या फिर केवल व्यक्तिगत व्यवहार का, या फिर केवल अंगों का, या फिर पौधों का? आपको बताना है जो समाज के मनोवैज्ञानिक हैं वो किसका अध्ययन करते हैं, तो वो करते हैं समूह के स्वरूप का। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 48। यहाँ पर IQ का सूत्र किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है? आपको बताना है IQ का सूत्र किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है। पहला है अल्फ्रेड बिनेट ने, टर्मन ने, स्टनर ने, या फिर स्पीयरमैन ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में रिपीट होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं, तो आपको बताना है यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, तो अल्फ्रेड बिनेट ने इसका जो है सिद्धांत दिया है। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 49 पे चलते हैं। जनता द्वारा दिए गए मत को जनमत कहते हैं, यह विचार किसका है? जनता द्वारा दिए गए मत को जनमत कहते हैं, ये विचार अरस्तू का है, रॉस का है, प्लेटो का है, या फिर स्किनर का है? तो ये जो विचार है ये किसके द्वारा दिया गया है, तो ये दिया गया है रॉस के द्वारा। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 50। मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है, यह परिभाषा किसकी है? वॉटसन की है, वर्ड्सवर्थ की है, स्किनर की है, या फिर थॉर्नडाइक की है? आपको बताना है मनोविज्ञान जो मानव व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है, ये बात किसने कही है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया, तो ये हमारा हो जाएगा स्किनर। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 51। जब कोई व्यक्ति किसी समस्या के हल पर अचानक पहुंचता है तो उसे क्या कहते हैं? अधिगम कहेंगे, स्मृति कहेंगे, इंसाइट कहेंगे यानी कि सोच कहेंगे, या फिर प्रतिक्षण कहेंगे? तो अब उम्मीद है आप इसका आंसर दे पाएंगे, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हमारा सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व स्मृति की प्रक्रियाओं में शामिल नहीं है? पहला है अभिप्रेरणा, दूसरा है अधिगम, या फिर धारण, या फिर पहचान? आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व स्मृति की प्रक्रियाओं में शामिल नहीं है, तो यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा अभिप्रेरणा, पहला वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 53। यहाँ पर कहा गया बुद्धि लाभ यानी IQ निकालने का सही सूत्र क्या है? तो वास्तविक आय अपॉन मानसिक आय इंटू 100, या फिर वास्तविक आय अपॉन मतलब मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100, या फिर मानसिक आयु इंटू वास्तविक आयु, या फिर ऑप्शन नंबर डी वाला आप देख सकते हैं वास्तविक आयु प्लस 100। तो ये वाला तो बिल्कुल नहीं, ये वाला भी बिल्कुल नहीं है। बताइए इन दोनों में से थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा आप लोगों को, लेकिन अगर आपने थोड़ा सा पढ़ा होगा तो आप सही आंसर तक जरूर पहुंच जाएंगे। सबसे पहले होता है हमारा मेंटल एज यानी कि मानसिक आयु, अपॉन में हो जाती है हमारी बायोलॉजिकल एज यानी कि वास्तविक आयु, इंटू में 100 होता है। तो ये हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है हमारा, अगर आपने हमारी CDP की वो वाली वीडियो ना देखी है थ्योरी वाली, वो अगर आपने देखी होती तो ये क्वेश्चन आप आराम से कर लेते, क्योंकि उसमें हमने 15 मिनट के अंदर सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर कर दी हैं। अगर आपने ना देखा तो एक बार जरूर देख लें उसको एग्जाम से पहले। 15 मिनट की है, 2 एक्सपेक्ट देखेंगे तो 7 ही मिनट में हो जाएगी, तो उस वीडियो को देख लीजिए, जिससे आपके 8-10 नंबर तो आराम से बन जाएंगे। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 54। छात्र की सफलता का मुख्य कारण क्या हो सकता है यदि वह क्षमता के अनुसार परिणाम नहीं दे पा रहा है? पहला ऑप्शन है वह पढ़ना नहीं चाहता है, या फिर वह सफलता तथा क्षमता में सामंजस्य उत्पन्न नहीं कर पा रहा है, या फिर शिक्षा खराब है, या परीक्षा ही कठिन है। अगर छात्र की सफलता का मुख्य कारण क्या हो सकता है यदि वह क्षमता के अनुसार परिणाम नहीं दे पा रहा है, इसका क्या मतलब निकल रहा है यहाँ पर बताइए? तो वह जो है वह सफलता तथा क्षमता में सामंजस्य उत्पन्न नहीं कर पा रहा है। ठीक है, अगला हमारा हो जाएगा प्रश्न नंबर 55। यहाँ पर देखते हैं प्यार के अभाव में बच्चे में किस परिवर्तन की संभावना होती है? बहुत आज्ञाकारी होने की, बुद्धिमान होने की, अपराधी होने की, या फिर इनमें से कोई नहीं? जब बच्चे के अंदर प्यार का अभाव होता है तब उसको मतलब किस तरीके उसका जो है ध्यान जाता है, तो वो अपराधी होने की तरफ उसका जो है प्रभाव बढ़ने लगता है, यानी हमारा सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है हमारा प्रश्न नंबर 56। मानव व्यवहार में परिवर्तन निर्भर करता है, यह सवाल हमने अभी किया था, तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना होगा। अगला है हमारा प्रश्न नंबर 57, देखते हैं। यहाँ पर है स्मृति का मुख्य कार्य क्या है? जो स्मृति है उसका मुख्य कार्य क्या है? संचयन, या फिर पुनः प्राप्ति, या अनुभव को संजोना, या फिर उपरोक्त सभी? आपको बताना है यहाँ पर सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि संचयन, पुनः प्राप्ति, अनुभव को संजोना, ये जो है स्मृति का मुख्य कार्य है। अगला है प्रश्न नंबर 58। परिवार एक कैसा समूह है? प्राथमिक समूह है, द्वितीय समूह है, औपचारिक समूह है, या फिर बाह्य समूह है? आपको बताना है परिवार कैसा समूह है, तो परिवार जो है यहाँ पर हमारा प्राथमिक समूह है। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 59। यहाँ पर कहा गया है अब्राहम मास्लो ने प्रेरकों का विभाजन किन वर्गों में किया है? पहला हमारा है जन्मजात,
और प्रकृति के बीच में, सामाजिक और व्यक्तिगत के रूप में, अर्जित और प्राकृतिक प्रेरक, या फिर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा केवल शारीरिक। आपको बताना है यहाँ पर सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो अब्राहम मास्लो ने प्रेरक का विभाजन किन वर्गों में किया है? तो पहला हमारा है अर्जित और दूसरा हो जाएगा प्राकृतिक प्रेरक। अगला है प्रश्न नंबर 60, जो कि इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन होगा। यहाँ पर बताया गया है जन्मजात प्रेरक को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है हमारा प्राथमिक प्रेरक, दूसरा है जैविक प्रेरक, या फिर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शारीरिक प्रेरक, या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। आपको बताना है यहाँ पर सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो सही वाला हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, यानी कि प्राथमिक प्रेरक, जैविक प्रेरक और शारीरिक प्रेरक, ये तीनों जो है जन्मजात प्रेरक को कहा जाता है।